नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं। आज मैं आपको शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा लिखित उपन्यास ब्राह्मण की बेटी का भाग 5 सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, इससे पहले मेरा ये विनम्र निवेदन है कि यदि आपको मेरा वाचन पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल आइए सुने कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। और प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा जिससे कि मेरी आगे आने वाली सारी कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। इससे पहले भाग 4 में मैंने आप सबको बताया था कि किस तरह गोकुल चटर्जी ने जगतधात्री और प्रियनाथ की बेटी संध्या के लिए रासमणी के द्वारा रिश्ता भिजवाया था और जिससे जगतधात्री बहुत चिंतित हो गई थी, क्योंकि गोकुल चटर्जी संध्या के नाना की उम्र का था। और चिंतित जगतधात्री अपने पति प्रियनाथ को कहती है कि वो जाए और लड़का देख कर आए। इससे आगे की कहानी अब भाग 5 में। गोलक चटर्जी पूजा पाठ तथा सात्विक जलपान से निवृत्त होकर नीचे उतर आए। वे किसी कार्यवश बाहर निकल ही रहे थे कि कुछ याद आ जाने के कारण लौट आए और एक बरामदे से दूसरे बरामदे में घूमने लगे। अचानक एक स्थान पर रुककर गोलक ज्ञानदा को मीठी डांट लगाते हुए चिंतित स्वर में बोले, छोटी मालकिन, तुम्हें कितनी बार समझाऊंगा कि स्वास्थ्य की चिंता सबसे पहले है। ऐसा भला कौन सा काम है जिसे निपटाना जरूरी हो गया। ज्ञानदा हंसिया से तरकारी काटती हुई पूर्वतः अपने काम में जुटी रही, मानो उसने चटर्जी की खड़ाओं की खटखट और कंठ से निकली बक बक को सुना ही ना हो। कुछ देर की चुप्पी के बाद गोलक ने पूछा, भगवान का धन्यवाद, ये प्रियनाथ की औषधि का प्रभाव है। वैसे तो ये आदमी सन की है, किंतु वैद्यक में साक्षात धन्वंतरी है। उसकी दी गई दवा को उसके निर्देशों के अनुसार लेती रहना। लापरवाही करने से भयंकर परिणाम भुगतना पड़ सकता है। ज्ञानदा बिना किसी बात का उत्तर दिए अपना काम करती रही। थोड़ी देर तक ज्ञानदा के चेहरे की ओर ताकने के बाद गोलक ने कहा, प्रियनाथ को सुबह शाम तुम्हारी देखभाल करने को कह दिया है। क्या वो सुबह आया था? सिर झुकाकर बैठी ज्ञानदा ने गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ। गोलक प्रसन्न होकर बोले, कैसे नहीं आएगा? मेरे आदेश का पालन ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? दाई कहाँ गई है? प्रियनाथ की दवा खाने पर यदि तुम मेहनत में अपने को खपाती रहीं तो लाभ कैसे होगा? क्या सारे नौकर चाकर मर गए हैं जो तुम्हें काम करना पड़ रहा है? मैं ये नहीं होने दूंगा। उठो, ऊपर जाकर आराम करो। मधुसूदन, मुझे तो बस तुम्हारा ही भरोसा है। ज्ञानदा को निर्देश देने के रूप में अपने लौकिक, सामाजिक और धार्मिक कृत्यों को संपन्न समझकर निश्चिंत होते हुए गोलक चटर्जी बाहर जाने को उद्यत हुए। गोलक की खड़ाओं की आवाज़ से उन्हें निश्चित रूप से जाने को उद्यत समझकर ज्ञानदा ने अब तक झुका रखे, मुरझाए और दुख से स्याह पड़े अपने चेहरे को ऊंचा किया। रोने से सूजी और लाल हो गई उसकी आंखों से निरंतर आंसू बह रहे थे। अपने आंसुओं पर नियंत्रण करके ज्ञानदा गोलक के चेहरे पर दृष्टि टिकाते हुए रूंधे गले से बोली, क्यों जी, क्या तुमने प्रियनाथ की लड़की से ब्याह करने का निश्चय कर लिया है? देखो, इस विषय में मुझे अंधकार में रखना ठीक नहीं। सब कुछ सच सच बता दो। घबराहट के कारण गोलक सहसा मुंह न खोल सके, किंतु प्रयत्नपूर्वक स्वयं को संभाल कर बोले, क्या संध्या की बात कर रही हो? मेरे साथ तो उन लोगों ने कोई बात नहीं की। तुम्हें किसने कहा है? किसी ने कहा हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या तुमने रासमणी को लड़की वालों के पास अपना प्रस्ताव पहुंचाने के लिए नहीं भेजा? यहाँ तक कि विवाह का मुहूर्त अगला अगहन भी निश्चित कर लिया। आपको अपने इष्ट देव की सौगंध है, मिथ्या भाषण न करना। अच्छा, तो ये सारी शैतानी उस ब्राह्मणी की है। मैं अभी उसकी खबर लेता हूँ। ज्ञानदा बोली, बात बदलो नहीं। यदि यह सत्य है तो मुझे बताओ कि आपने मेरा सर्वनाश क्यों किया? ये कहते हुए उस दुखिया के आंसू छलक आए। गोलक किसी के द्वारा सुनी जाने की आशंका से भयभीत हो उठे और दबे स्वर में बोले, ये तुम क्या कह रही हो? कोई सुन लेगा तो फिर दोनों कहीं के नहीं रहेंगे। रासमणी तुमसे मजाक कर रही होगी, इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। ज्ञानदा बिलखती हुई बोली, सत्य को कब तक छिपाओगे? रासमणी मौसी मेरे साथ मजाक कभी नहीं कर सकती। ये 100% सत्य है। आप तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी दृष्टि में जो आप करेंगे वहाँ धर्म और न्याय होगा। मैं कहता हूँ ये गलत है, तो तुम मानती क्यों नहीं हो? अरे, हंसी मजाक में मेरे मुंह से निकल गया होगा, वरना संध्या तो मेरी नातिन है। अब चुप हो जाओ।
अगर किसी नौकर चाकर के कान में इस तरह की कोई बात पड़ गई तो मेरे और मेरे पूरे खानदान के लिए अनर्थ हो जाएगा। ये कहकर गोलक तेजी के साथ चलते हुए तुरंत वहां से गायब हो गया। इस बीच नौकरानी ने एक अन्य नौकरानी के साथ ज्ञानदा के ससुर जी के घर पर आ पहुंचने की सूचना ज्ञानदा को दी, जिसे सुनकर ज्ञानदा का खून पानी बन गया। ज्ञानदा को चुपचाप और सुने को अनसुना करके बैठा देखकर नौकरानी फिर बोली, मौसी जी, वहाँ की किसी नौकरानी का साथ लेकर तुम्हारे ससुर जी इधर आए हैं। आंसू पोंछकर उत्सुक दृष्टि से नौकरानी की ओर देखती हुई ज्ञानदा इस प्रकार कांपने लगी मानो उसने किसी भूत को सामने देख लिया हो। ज्ञानदा के पीले पड़े और उदासी से बुझे चेहरे को देखकर दासी ने पूछा, मौसी जी, क्या आपकी तबीयत खराब है? ज्ञानदा से कोई उत्तर न पाकर नौकरानी ने अपने प्रश्न को एक बार फिर से दोहराया। ज्ञानदा ने हाँ कहने के बाद गहन गंभीरता के साथ दासी से पूछा, बाबूजी यहाँ कब आए? दासी धीरे से बोली, उनके आने का सही समय मुझे पता नहीं, मैंने तो उन्हें अभी देखा है। वे आंगन में खड़े होकर बाबू साहब से कुछ बातचीत कर रहे थे। ज्ञानदा ने पूछा, क्या गोलक बाबू के साथ? हाँ हाँ, उन्हीं के साथ। मुझे उन्होंने ही उनके इधर आने की सूचना देने के लिए भेजा है। अरे, वे तो स्वयं तुम्हारे पास चले आ रहे हैं। ये कहकर नौकरानी वहां से चलती बनी। इतने में लाठी की समीप आती आवाज़ से स्पष्ट हो गया कि आने वाले सज्जन लाठी की सहायता के बिना चल नहीं पाते। इसके अतिरिक्त शायद वे आँखों का काम भी लाठी से लेते हैं। इसी बीच एक अधेड़ आयु की महिला के पीछे एक वृद्ध पुरुष लाठी के सहारे धीरे धीरे चलते हुए ज्ञानदा के सामने आ खड़े हुए और पूछने लगे, मेरी बेटी कहाँ है? ज्ञानदा ने आगे बढ़कर वृद्ध ससुर के चरण स्पर्श किए और उनके चरणों की रज को अपने सिर पर रखा। अपने सामने खड़ी बहू का चेहरा न देख पाने पर भी वृद्ध ने अपनी बहू को पहचान लिया। आशीर्वाद देने के बाद बिलखते हुए वे बोले, बुढ़िया सास ससुर को भुलाकर तुम यहाँ कैसे पड़ी हो बेटी? वृद्ध के साथ आई दासी ने ज्ञानदा को प्रणाम करने के बाद कहा, बाबूजी ठीक ही तो कह रहे हैं, बूढ़ी दिन रात एक ही रट लगाई रहती है। मेरी बेटी को जल्दी से घर ले आओ, उसे भुलाना कैसे संभव है मेरे लिए? ज्ञानदा ने मुंह नहीं खोला। उसने अपने आंसू पोंछे, फिर बूढ़े ससुर का हाथ पकड़कर उन्हें घर के भीतर ले गई। उसने अपने हाथ से आसन बिछाकर बूढ़े ससुर को बिठाया और फिर चुपचाप उनके सामने खड़ी हो गई। वृद्ध बैठकर बोला, आने से पहले मैंने चटर्जी महाशय को 2 पत्र भेजे, किंतु एक का भी उत्तर न मिलने पर सोचा बड़े लोग छोटे लोगों के पत्र का उत्तर देने की परवाह ही कहाँ करते हैं। किंतु बेटी, तू तो हमारे उस घर की लक्ष्मी है, अतः पत्र न मिलने पर भी तुम्हें लेने के लिए तो मुझे आना ही था। साथ आई दासी बोली, जीजा जी के एक बहुत बड़े आदमी होने में तो कोई संदेह नहीं, किंतु फिर भी घर की बहू को पराए घर में इतने दिनों तक तो नहीं रखा जा सकता, विशेषतः जब बहन ही नहीं तो फिर। बूढ़े ससुर बीच में ही बोल उठे, सद्दो, इन बातों को कहने का कोई लाभ नहीं। फिर वे ज्ञानदा की ओर उन्मुख होकर बोले, बहू, तुम्हारी सास काफ़ी बीमार है, उसने आज अच्छा मुहूर्त निकलवा कर तुम्हें लिवा लाने को मुझे भेजा है। सद्दो दासी बोली, सच पूछो तो तुम्हें देखने के लिए बुढ़िया के प्राण अटके हैं। कई दिनों से वो तुम्हारे पास आने को कहे जा रही थी मुझे। उसकी इच्छा है कि मरने से पहले एक बार बहू का चेहरा देख ले, इसीलिए वे अभी तक जीवित हैं। यह कहते हुए सद्दो का गला रूंध गया और आंखें गीली हो गईं। वृद्ध बोले, चटर्जी महाशय कहते हैं कि उन्हें हमारे दोनों पत्र नहीं मिले। हम तो यही सोचते रहे कि बड़े आदमी होने पर भी साधु पुरुष हैं, इसीलिए उत्तर की प्रतीक्षा करते रहे। हमें आशा थी कि चटर्जी महाशय लिखेंगे कि आपकी बहू है, आप ले जाइए, मुझे इसमें भला क्या आपत्ति हो सकती है। पत्र का उत्तर तो नहीं मिला, किंतु आते ही वो बहू को भेजने के लिए तत्काल तैयार हो गए। इतना ही नहीं, पालकी लाने को आदमी भी भेज दिए। यही तो साधु पुरुष के लक्षण हैं। वे हमारे प्रति आभार जताते हुए बोले कि आपने हमारे संकट में बहू को भेजकर हमारा बहुत बड़ा उपकार किया है। आपको अब उसकी आवश्यकता है तो मैं उसे क्यों रोक कर रखूँगा। आज ही आपके साथ उसे रवाना कर देता हूँ। अब तक अवसादग्रस्त बनी ज्ञानदा बोली, क्या चटर्जी जीजा ने अपने मुंह से आज ही मुझे रवाना करने की बात कही है? सौदामिनी प्रसन्नता से उछलती हुई बोली, साधु पुरुष जो ठहरे, उन्होंने यहाँ तक कहा कि खा पी कर जल्दी से चल दीजिए ताकि 3 बजे की गाड़ी पकड़ सकें और फिर कल सवेरे आराम से अपने घर पहुँच सकें। जब घर में बुढ़िया बीमार पड़ी हो तो मैं आपको पल भर भी रुकने के लिए ना कह सकता हूँ।
फिर वो ज्ञानदा की ओर उन्मुख होकर बोली, बुढ़िया तो दिन रात तुम्हारे नाम की माला जपे जा रही है। ज्ञानदा ने चकित और व्यथित होते हुए पुनः पूछा, क्या जीजाजी ने यथाशीघ्र मुझे भेजने की अपनी सहमति प्रकट की है? वृद्ध बोला, हाँ बेटी, नहीं तो क्या हम झूठ बोल रहे हैं? फिर यह भी तो सोचो कि वे तुम्हें किस लिए रोक कर रख सकते हैं। ज्ञानदा की इस पूछताछ से दासी सौदामिनी काफ़ी नाराज़ हो गई। उसके व्यवहार से उसकी नाराज़गी साफ भी हो गई। वो बोली, सास मर रही है, बूढ़े ससुर स्वयं इतनी दूर से लेने आए हैं और बहू जी बार बार सवाल पर सवाल किए जा रही हैं। ये भी कैसा तमाशा है? अच्छा ये बताओ कि अब तुम्हें कोई क्यों रुकने के लिए कहेगा? यदि तुम्हें विश्वास नहीं आता तो स्वयं अपने जीजाजी से पूछ लो। पास खड़े गोलक ने यह सुना तो खड़ाऊं की आवाज़ करते हुए उधर चले आए और वृद्ध को संबोधित करते हुए बोले, मुखर्जी साहब क्षमा करें, अब बैठकर बातचीत करने का समय नहीं है। नहाने धोने और खाने पीने के लिए भी समय चाहिए। फिर शुभ मुहूर्त भी निकला जा रहा था। मुखर्जी साहब, हमें कुछ कष्ट अवश्य होगा, किंतु आपकी बहू को हम रोक कर नहीं रख सकते। आपकी आवश्यकता मेरी आवश्यकता से कहीं अधिक और बढ़ चढ़कर है। यदि मैं झंझटों में ना फंसा होता तो ज्ञानदा को स्वयं आपके पास छोड़ाता। आप लोगों का एक भी पत्र नहीं मिला, अन्यथा ये हो ही नहीं सकता कि मैं उत्तर न दूं। आपको इधर आने का कष्ट ही क्यों करना पड़ता? डाकिये साले बदमाश हो गए हैं, पत्रों को इधर उधर कर देते हैं। काली कहाँ मर गया? हुक्का तैयार करके इधर क्यों नहीं लाया? हाँ मुखर्जी साहब, उठिए, अब सोच विचार में समय गंवाना उचित नहीं है। ज्ञानदा जल्दी करो, नहीं तो 3 बजे वाली गाड़ी नहीं पकड़ सकोगे। चोंगदार बाहर बैठा है। सच तो ये है कि जब से घरवाली नहीं रही तब से कुछ याद ही नहीं रहता। मधुसूदन, तुम ही लाज रखना, तुम्हारा ही भरोसा है। गोलक ये कहकर सारे मकान को खड़ाऊं की आवाज़ से गुंजाते हुए दूसरे कमरे में चल दिए। ज्ञानदा बिना कुछ बोले जड़ पत्थर बनी जीजा को जाते देखती रही। भोलू ने आकर कहा, मौसी जी, लल्लू नहाने की हट कर रहा है, क्या उसे नदी पर ले जाऊं? ज्ञानदा को कुछ सुना ही नहीं दिया और इसीलिए वो उत्तर में कुछ नहीं बोली। वृद्ध ने उठते हुए कहा, बेटी तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं बाहर तुम्हारी प्रतीक्षा में बैठा हूँ। सद्दो दासी बोली, बहू जी आज मेरी षष्ठी तिथि है, इसलिए मैं भात नहीं खाऊंगी। ज्ञानदा उठकर खड़ी हो गई और दृढ़ स्वर में बोली, मुझे आपके साथ नहीं जाना है। वृद्ध ससुर चकित होकर बोले, जाने के लिए आज का दिन शुभ है, फिर क्यों नहीं जाना? दासी अपने लिए फलाहार कहने की बात भूलकर बोली, भट्टाचार्य जी से मुहूर्त निकलवा कर ही घर से चले हैं बहू रानी। ज्ञानदा ने दृढ़तापूर्वक कहा, बाबूजी मैं नहीं चलूंगी। गोलक का 10-12 वर्ष का लड़का दौड़ कर आया और ज्ञानदा से लिपट गया। वो बोला, मौसी मुझे नदी पर नहाने के लिए जाने की अनुमति दे दो ना। ज्ञानदा ने बिना कुछ बोले उस लड़के को अपनी छाती से चिपका लिया और बिलख बिलख कर रोने लगी। ज्ञानदा ने कमरे में आकर एक बार भीतर से दरवाज़ा बंद किया तो फिर खोला ही नहीं। दासी और बूढ़ा ससुर विमूढ़ बनकर दोपहर तक बैठे रहे। वे अपनी बहू की इस आनाकानी का कारण समझ ही नहीं पाए। फिर भी उन्हें इस तरह खाली लौट जाना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने दरवाजे के बाहर से काफ़ी गंदी और अशोभनीय बातें भी कहीं, झूठे आरोप भी लगाए। ज्ञानदा ने सब कुछ सुना किंतु किसी भी बात का उत्तर नहीं दिया। इतना ही नहीं, ज्ञानदा ने अपने रोने की आवाज़ भी बाहर नहीं आने दी। बूढ़ा चकित था कि उसकी बहू कैसी औरत है, जिस सास ने इस औरत के विधवा होने पर भी इसे आज तक अपनी छाती से लगाए रखा है, वही सास अपनी बहू को देखने के लिए सांस रोके पड़ी है और बहू है कि उसे बुढ़िया की कोई चिंता ही नहीं। बूढ़ा सोच नहीं पा रहा था कि वो बुढ़िया के पास जाकर क्या कहेगा। ज्ञानदा के न आने का कारण वो क्या बताएगा। मुखर्जी के प्रस्थान के समय गोलक ने उन्हें विदा के रूप में राह खर्च देना चाहा, जिसे लेना उन्होंने स्वीकार नहीं किया। गोलक ने ज्ञानदा के उनके साथ न जाने पर गहरा दुख और आश्चर्य भी प्रकट किया। फिर मुखर्जी चले गए। उसके कुछ देर बाद बैठक में गोलक को आया देखकर भट्टाचार्य ने उठकर उन्हें प्रणाम किया तो गोलक ने केवल सिर हिला दिया। फिर वे बोले, हाँ तो बेटे, तुम्हें भुलवा भेजा था मैंने। मृत्युंजय भट्टाचार्य बोला, जी हाँ श्रीमान, सुनते ही आधा अधूरा निकलकर दौड़ा आया हूँ। गोलक ने कहा, सो तो ठीक है, तुम लोगों के विवाह संबंध तो स्थिर करते हो, किंतु गांव और गांव के लोगों की भी कुछ खबर रखते हो।
तुम्हारे बाबा राम रतन शिरोमणि अवश्य इस विषय में आदर्श थे। सारे गांव की सारी जानकारी उनकी उंगलियों पर रहती थी। मृत्युंजय बुझे स्वर में बोला, इसमें मेरा क्या अपराध है? मैं भी अपनी ओर से प्रयत्नशील रहता हूँ। अच्छा चटर्जी महाशय, आपने जगतधात्री ब्राह्मणी की लड़की की दुस्साहस की बात तो सुनी होगी। रासू बुआ के मुंह से हमने ये सब सुना है, तो मन करता है कि उन्हें चूल्हे में झोंक दिया जाए। गोलक ने आश्चर्य प्रकट करते हुए पूछा, ऐसा क्या कह दिया उसने? जरा मैं भी तो सुनूं। अच्छा, तो क्या आपको नहीं मालूम? नहीं, क्या बात है? मृत्युंजय बोला, इधर आपका घर सूना है और उधर संध्या का कहीं और जुगाड़ बैठ नहीं रहा। आप अपनी उदारता से इसका उद्धार करने को सहमत थे, किंतु छोकरी ने बड़े ही क्रुद्ध स्वर में सबके सामने जो कहा, हमें तो वो दोहराते हुए भी लज्जा आती है। वो बोली, घाट के मुर्दे के गले में जूतों की माला अवश्य डाल दूंगी। और हमने सुना है कि उसके माँ बाप ने भी ये सब सुना ही नहीं है, अपितु लड़की की पीठ थपथपाई है। ये सुनकर गोलक क्रोध से कांपने लगा, किंतु क्षण भर में ही स्वयं को संभाल कर उसने सारी बात को हंसी में उड़ा दिया। बोला, अरे नासमझ छोकरी है, उस मुंहफट की बात का क्या बुरा मानना। मृत्युंजय बोला, उस मुंहफट की जुबान खींच लेनी चाहिए। उसे ऐसी छूट देकर ही तो आपने सिर पर चढ़ा लिया है, अन्यथा उसकी माँ नहीं जानती कि आपके द्वारा उसे अपनाने में प्रियनाथ की 56 पीढ़ियों का उद्धार हो जाएगा। इस इलाके में उसका सम्मान कितना बढ़ जाएगा। गोलक प्रसन्न मन से बोले, भट्टाचार्य जी, गुस्से को थूक दो। वो अनाड़ी लड़की किसी के मान सम्मान को क्या जाने, समय आने पर वो सब कुछ समझ जाएगी। मृत्युंजय ने पूछा, क्या आपको रासू बुआ ने कुछ नहीं बताया? गोलक बोले, क्या अपनी लक्ष्मी को इतनी जल्दी भुलाना संभव है? अभी मैं किसी दूसरे विवाह के बारे में सोच ही कहाँ सकता हूँ जो रासू बहन से कुछ कहूँगा। मधुसूदन, रक्षा करो, तुम्हारा ही भरोसा है। अब मृत्युंजय के लिए कुछ पूछना संभव न रहा। वो गोलक के पत्नी प्रेम पर मुग्ध होकर प्रशंसापरक एवं प्रसन्न दृष्टि से उसके चेहरे को देखता रह गया। कुछ देर के बाद गोलक बोले, भट्टाचार्य, सच पूछो तो मैंने कुछ याद रखना ही छोड़ दिया है। लोग दिन रात मेरे संबंध में कुछ न कुछ कहते ही रहते हैं। वे क्या कहते हैं, मैंने इसकी भी चिंता छोड़ दी है। अब लोग मेरे पीछे पड़ जाएं कि अमुक कन्या का उद्धार करो, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। इन कथनों की कितनी उपेक्षा करूं? आखिर इंसान हूं। उदासीनता बरसने पर कभी किसी के सामने मुंह से किसी के बारे में स्वीकृति अथवा सहमति जैसी किसी बात के निकल जाने को अस्वाभाविक तो नहीं कहा जा सकता। संबंध जोड़ने की कला में कुशल मृत्युंजय ने संकेत समझने में भूल नहीं की। वो मधुर और विनम्र स्वर में बोला, यदि ऐसा कुछ है तो मेरी प्रार्थना है कि आपको प्राण कृष्ण की लड़की को अपनाने में सहमत हो जाना चाहिए। लड़की रूप गुण में साक्षात लक्ष्मी है और उसकी आयु भी 13-14 के आसपास है। हाँ, पिता अवश्य निर्धन है। आप निर्धन परिवार की लड़की के पुण्य लाभ को हाथ से मत जाने दीजिए। गोलक मृत्युंजय को प्यार से छिड़कते हुए बोले, पंडित, लगता है कि तुम बौरा गए हो। क्या मुझे इस आयु में पुनः विवाह करना शोभा देता है? क्या लड़की 14 की हो गई है? उसके शरीर का विकास तो काफी अच्छा है। सुना है काफी आकर्षक युवती है। उत्साहित होकर मृत्युंजय ने कहा, आपने ठीक ही सुना है। उसकी एक अन्य उल्लेखनीय विशेषता ये भी है कि वो शांत और संयत है। लगता है मानो मुंह में जुबान ही नहीं है। गोलक बोले, रूप, सौंदर्य और गुणशालीनता में मेरी लक्ष्मी की तुलना कौन करेगी? उसके सामने किसी दूसरी लड़की को देखने का मन नहीं करता, किंतु क्या करूं, किसी का दुख भी तो मुझसे देखा नहीं जाता। अब जब तुम लड़की की 13-14 वर्ष की आयु बता रहे हो तो निश्चित है कि वो 15-16 की अवश्य होगी। तुम उसके पिता को दरिद्र और अभावग्रस्त होना भी बता रहे हो। ये सुनकर हृदय द्रवित हो उठता है। ब्राह्मण की विपत्ति देखी नहीं जाती। मृत्युंजय बोला, आपकी उदारता से कौन परिचित नहीं? गोलक बोले, किसी कुलीन की कुलीनता की रक्षा की चिंता कोई कुलीन व्यक्ति ही कर सकता है। ऐसा ना करना भी कर्तव्य से पतित होने जैसा पाप कर्म है।
इधर अभी मैं पत्नी वियोग के दुख को भुला नहीं पाया और आयु भी 50 को छूने लगी, किंतु मन दूसरों के दुख संकट को अनदेखा करने को मानता ही नहीं, इसलिए मुंह से ना निकलता ही नहीं। गोलक के कथन के समर्थन में मृत्युंजय बार बार सिर हिलाने लगा। गोलक गहरी सांस लेकर बोले, कुलीन ब्राह्मणों के गांव में समाज का मुखिया बनना भी कांटों का ताज पहनना है। दिन भर दूसरों की चिंता में किस प्रकार खपना पड़ता है, इसे केवल मैं ही जानता हूँ। किसके पास भोजन नहीं, किसे तन ढकने को वस्त्र चाहिए, किस रोगी को औषधि उपचार की मांग है, इन्हीं बातों में पूरा दिन निकल जाता है। लगता है कि सारा जीवन इसी प्रकार मरते खपते ही बिताना पड़ेगा। अब तुम कहते हो कि प्राण कृष्ण बेचारे गरीब की लड़की विवाह की आयु पार करने जा रही है। 13-14 की तो तुम बताते हो, जबकि मुझे वो 15-16 से कम नहीं लगती। अच्छा ठीक है, प्राण कृष्ण को एक बार मेरे पास भेजो, उसके लिए कुछ करता हूँ। उत्साहित हुए मृत्युंजय ने कहा, उसे अभी आपके पास भेजता हूँ। भेजना क्या, अपने साथ लेकर आता हूँ। गोलक बोले, तुमने तो मुझे संकट में डाल दिया। मेरे मुंह से आज तक किसी की सहायता के लिए न तो निकलती ही नहीं, फिर गरीब ब्राह्मण को न कैसे कही जाएगी। मधुसूदन, तुम ही रक्षा करो। मैं तो उसी तरह नाचता हूँ जिस तरह तुम मुझे नचाना चाहते हो। किसी भूली बात के याद आ जाने पर जाते हुए मृत्युंजय को आवाज़ देकर गोलक बोले, मैं भी कैसा भुलक्कड़ हूँ। जिस बात को कहने के लिए तुम्हें बुलाया था वो तो मैं कहना ही भूल गया। कहना ये था कि आजकल थोड़ी तंगी चल रही है, अतः तुम अपने ब्याज का भुगतान। मृत्युंजय करुण कंठ से बोला, इस महीने तो आप दया की भीख। गोलक बोले, कोई बात नहीं, रहने दो। मैं किसी को कष्ट देकर एक पाई वसूल करना भी पाप समझता हूँ, किंतु हाँ बेटे, इसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। आज्ञा कीजिए, मैं प्रस्तुत हूँ। गोलक बोले, सनातन हिंदू धर्म की रक्षा करना और परंपरागत सामाजिक आचार विचार की प्रतिष्ठा को बनाए रखना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इस भार को उठाने वाले व्यक्ति को चौकन्ना और 4 आंखों वाला बनकर रहना पड़ता है। जरा सी भूल हुई कि अर्थ का अनर्थ होते देर नहीं लगती। प्रियनाथ की माँ के बारे में उन दिनों बहुत सारी उल्टी सीधी बातें सुनने को मिली थी। तुम्हें उसके गांव जाकर सही बात की पक्की जानकारी गुप्त रूप से मुझ तक पहुंचानी होगी। तुम्हारे बाबा शिरोमणि इस मामले में सिद्धहस्त थे। वे उड़ती चिड़िया के पंख काट लेते थे, बड़े से बड़े मक्कार से भी उसके दिल की बात उगलवा लेते थे। 20-30 गांवों के एक एक आदमी का कच्चा चिट्ठा उन्हें मालूम रहता था। तुम्हारे इन्हीं बाबा के बल पर भूपति चटर्जी का 10 साल तक सामाजिक बहिष्कार जारी रखा और भाई साहब को गांव छोड़ने पर विवश कर सका। तुम भी अपने बाबा के यश को आगे बढ़ा पाते तो कुलभूषण कहलाते। अपने पूर्वजों के सामने अपनी हीनता की जानकारी मृत्युंजय के लिए सुखद नहीं रही। वो बोला, चटर्जी महाशय, मैं 1 सप्ताह में ही घटना की सही जानकारी ला दूंगा। पाताल से भी सत्य को खोज कर ले आऊंगा। मृत्युंजय को उत्साहित करते हुए गोलक बोले, जुट जाने पर तुम्हारे लिए कुछ भी कठिन नहीं। मुझे तुम्हारी योग्यता पर पूरा भरोसा है। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, किसी को भी इस बात की भनक नहीं पड़नी चाहिए। समाज के मान सम्मान और मर्यादा प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। हाँ, मैं तुम्हारा ब्याज ही नहीं, मूल भी छोड़ दूंगा। यदि तुम अपने कष्ट के बारे में बताते तो मैं तकाजा ही न करता, किंतु हाँ, जानकारी एकदम सच्ची होनी चाहिए। मृत्युंजय प्रसन्न होकर बोला, आप ही निर्धनों के पालक एवं आश्रयदाता हैं। मैं आज ही चल देता हूँ और प्रामाणिक जानकारी लेकर आपकी सेवा में उपस्थित होता हूँ। चलने के लिए उद्यत मृत्युंजय को रोककर गोलक बोले, मुझे किसी बात का श्रेय देने की आवश्यकता नहीं। धन्यवाद करना ही है तो मधुसूदन का करो, जिनकी कृपा से मुझे कुछ शुभ करने की प्रेरणा मिलती है। मैं तो उनका दासानुदास हूँ, निमित्त मात्र हूँ। असली मालिक तो स्वयं वही हैं। ये कहकर उन्होंने मधुसूदन को लक्ष्य कर सिर झुका लिया। गोलक जाते हुए मृत्युंजय को अपने समीप बुलाकर बोले, प्राण कृष्ण को भेजना न भूलना। उस ब्राह्मण का दुख मुझसे सहा नहीं जा रहा है।
प्रतिष्ठित एवं कुलीन जयराम मुखर्जी के देवते वीरचंद्र बनर्जी के साथ संध्या का विवाह होना स्थिर हो गया। कन्या पक्ष के परिवार में वर पक्ष के लोगों के स्वागत की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। अगहन महीने का शुभ मुहूर्त निकला है। बहुत समय बाद जगतधात्री के घर में आनंदोत्सव हो रहा है, इसलिए उसका उत्साह तो देखते ही बनता है। वो मिठाई बनाने में लगे हलवाइयों की देखरेख कर रही थी, तो दूसरी ओर उसकी बूढ़ी सास काली तारा माला जप रही है। बुढ़िया ने भगवा रंग के वस्त्र पहन रखे हैं। बुढ़िया बहू से बोली, क्यों जगतधात्री, संध्या के विवाह में अब 10 दिन ही शेष बचे हैं ना? जगतधात्री बोली, माँ आज के दिन को छोड़ दें तो 9 ही दिन बाकी हैं। जब तक सारा काम ठीक से निबट नहीं जाता तब तक तो मन को शांति मिल ही नहीं सकती। सास मुस्कुराकर बोली, सभी कामों के संपन्न होने तक चिंता और विघ्न बाधा की आशंका बनी ही रहती है। क्यों बहू, क्या तुम अपनी लक्ष्मी जैसी रूप गुणों से संपन्न बेटी को पानी में नहीं बहा रही हो? जगतधात्री बिना उत्तर दिए अपना काम निपटाने में जुटी रही। सास फिर बोली, बहू, घर आकर जब मैंने संध्या को थोड़ा सा टटोला तो उसके दुख से मेरी तो छाती फटी जा रही है। तुम माँ होकर भी अपनी बेटी के मन को न जान सकी। अरुण जैसे हीरे को छोड़कर कंकर को तुमने कैसे पसंद कर लिया? जगतधात्री बोली, मैं संध्या के दिल की सारी बात ठीक तरह से जानती समझती हूँ, किंतु क्या करूँ, जब योग संभव ही नहीं तो फिर? रुककर वो धीरे से बोली, माँ जी, काम काज का घर है, कहीं किसी के कानों में कुछ पड़ गया तो अनर्थ हो जाएगा। सास तो एकदम चुप हो गई, किंतु अपने ऊपर नियंत्रण न कर पाती जगतधात्री बोली, माँ ये बताओ कि यदि मैं अरुण का पक्ष लेती तो क्या तुम्हारे लिए इस संबंध को स्वीकार करके अपने कुल को कलंकित करना संभव होता? क्या तुम इस संबंध को मान्यता देती? क्या तुम अपनी जाति की रक्षा को तत्पर न होती? जगतधात्री सोचती थी कि ये सुनकर सास को सांप सूंझ जाएगा, किंतु सास बोली, बहू तूने मुझसे कहा तो होता। अरे तुम उसे छोटी जाति का कहती हो, वो विद्या बुद्धि में ही उच्च नहीं अपितु जाति की दृष्टि से भी श्रेष्ठ है। तुमने जिन 2 स्त्रियों को छोटी जाति होने के कारण अपने घर से भगा दिया, उसने तो उन्हें आश्रय देकर अपनी महानता सिद्ध कर दी। ऐसे महापुरुष को भी तुम छोटी जाति का कहती हो, ये तो बड़ी विचित्र बात है। जगतधात्री बोली, क्या दूल्हे डोम आदि अनाथ होने के कारण ब्राह्मणों के साथ रहने के अधिकारी बन जाते हैं? क्या शास्त्रों का यही विधान है? सास ने कहा, शास्त्रों की बात तो शास्त्रकार जानते होंगे, किंतु मैं तो अपनी व्यथा कथा को जानती हूँ कि छोटी जाति के लोगों से घृणा करने का भगवान क्या दंड देते हैं। यदि तुम मेरे साथ बीती घटना से परिचित होती तो ये थोथा अभिमान कदापि न करती। ये बात तेरी समझ में आ जाती कि जाति के आधार पर ऊंच नीच का विचार करना ओछा और निंदनीय है। यदि तुम्हें जाति प्रथा के दोषों की थोड़ी सी भी जानकारी होती तो तू अपनी बेटी को इस तरह गड्ढे में न ढकेलती। क्रुद्ध स्वर में जगतधात्री बोली, जिस कुलीनता से सारा संसार चिपका हुआ है वो क्या धोखे की भट्टी है? सूखी हंसी हंसकर बुढ़िया बोली, बेटी यही वास्तविकता है। ये सब हम जैसे असहाय लोगों के गले में फंदा है। समर्थ लोग इसकी परवाह ही कहाँ करते हैं। मैंने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए, दुनिया को खुली आंखों से देखा है। मेरी एक बात याद रखना, झूठ को सम्मान देकर ऊंचा उठाने की कितनी भी चेष्टा करो, उसे तो मुंह के बल गिरना ही है। असल में देखा जाए यही सब कुछ हो भी रहा है। उत्तर देने जा रही जगतधात्री लड़की को आते देखकर चुप हो गई। बगीचे में पौधों को पानी देकर लौटी संध्या ने अपने हाथ के संकेत से माँ को दिखाकर पूछा, माँ क्या ये चंद्रपूली नाम की मिठाई है? अभी माँ ने मुंह ही नहीं खोला था कि वो दादी से बोली, दादी जी सबके यहाँ जब इस अवसर पर लड्डू बनते हैं तो हमारे यहाँ क्यों नहीं बने? दादी प्यार से बोली, ये तो अपने बाबूजी से पूछना। संध्या बोली, दादी क्या तुमने इस बारे में कभी अपनी सास से नहीं पूछा था? अरे बेटी, ससुराल का मुंह देखना नसीब होता तो कुछ पूछने की नौबत भी आती। संध्या ने पूछा, क्यों दादी, कुल मिलाकर तुम्हारी कितनी सौतन थी? 1, 2, 200 या 300? हंसती हुई दादी बोली, ठीक से तो कुछ मालूम नहीं, किंतु तुम जितनी भी कहो उतनी हो सकती हैं। 8 साल की आयु में जब मेरा ब्याह हुआ था तब उनकी पहले से ही 86 स्त्रियां थीं।
उसके बाद भी उनके बहुत विवाह हुए। इसकी सही गिनती न उन्हें मालूम थी न मुझे मालूम है। हंसती हुई संध्या बोली, क्या दादा ने कहीं अपने विवाहों का रिकॉर्ड नहीं रखा होगा? यदि कहीं वो रजिस्टर तुम्हें मिल जाता तो अपनी सौतनों के नाम पते से उनकी खोज खबर तो ले लेती। फिर पता चलता कि मेरे कितने ताऊ, चाचा, भाई, बहन आदि हैं। उनमें से बहुत सारे तो अब भी होंगे। यदि कहीं उनका पता चल जाता तो मज़ा आ जाता। दादी मौन भाव से संध्या की ओर देखती रहीं। थोड़ा हंसकर संध्या ने पूछा, दादा तुम्हारे पास आ जाते तो क्या तुम्हें मोलतोल करना पड़ता था? इस तकरार में तो तुम्हें बड़ा मज़ा आता होगा। फिर तुम्हें आखिर कितने रुपए देने पड़ते थे? जगतधात्री नाराज होकर बोली, बेटी ये चुलबुलापन छोड़ और ठाकुर जी की पूजा की तैयारी कर। दादी बोली, लोगों को सब मालूम है, परंतु फिर भी न जाने क्यों इस बुराई से पिंड नहीं छुड़ाते। जगतधात्री को ये सारी चर्चा शुरू से ही नापसंद थी। अब सास के रुख को देखकर वो बोली, तब की बातें और थीं, मालूम नहीं कितना सच है और कितना झूठ, किंतु आज तो न किसी के इतने विवाह होते हैं और न ही स्त्रियां अत्याचार का शिकार होती हैं। उस समय कुछ लोगों द्वारा अत्याचार किए जाने की बात सत्य भी हो तो भी इसे गौरव कभी नहीं मिला होगा। संध्या ने दादी के और अधिक निकट आकर सहानुभूति और आत्मीयता से भरे मधुर स्वर में पूछा, दादी वे लोग इस प्रकार का अत्याचार क्यों करते थे? क्या उनमें मानवता का नितांत अभाव था? संध्या को अपनी छाती से चिपकाती हुई दादी गहरी और ठंडी सांस छोड़कर बोली, बेटी एक रात का पति अपनी किस किस पत्नी के प्रति ममता, आत्मीयता और स्नेह दिखाएगा? अब तुम अपने संबंध में ही सोच कर देखो। तुम्हारे साथ जो होने जा रहा है, क्या उसे एक दुर्घटना अथवा अत्याचार नहीं कहा जा सकता? ऊब गई जगतधात्री उठकर खड़ी हो गई और तीखी आवाज में बोली, तू बातें ही करती रहेगी तो ठाकुर जी की पूजा का काम मुझे ही निपटाना पड़ेगा। संध्या ने माँ के तमतमाए चेहरे को देखकर भी उठने की कोई चेष्टा नहीं की। वो बोली, दादी इतने अधिक समय से प्रचलित और समाज द्वारा मान्यता प्राप्त किसी प्रथा को सहसा नष्ट होते देखकर क्या किसी को दुख नहीं होता? दादी बोली, किसी प्रथा का प्रचलन तथा समाज द्वारा स्वीकृति उस प्रथा के उत्तम होने का आधार कदापि नहीं। किसी भी प्रथा के गुण दोष की समय समय पर जांच परख करते रहना चाहिए। सत्य से आंख चुराने वाला ही अपनी मृत्यु को निमंत्रण देता है। बेटी, मैं अपने पापों का वर्णन अपने मुंह से नहीं कर सकती, किंतु जिस दारुण ज्वाला में मुझे जलना पड़ा उसे केवल मैं ही जानती हूँ। संध्या ने उनका हाथ अपने हाथ में लेकर धीरे धीरे कहा, तो इन सब बातों को रहने दो दादी। संध्या को अपने समीप बिठाकर काली तारा बोली, किसी समय समाज के ठेकेदारों ने ब्राह्मणों को गुणों के आधार पर उन्हें आदर्श एवं कुलीन मान लिया था, किंतु समय बीतने के साथ ही ब्राह्मणों के वंशधर सभी दोषों में लिप्त होते गए और उनका आचरण शूद्रों के आचरण से भी निकृष्ट हो गया, किंतु समाज व्यवस्था नहीं बदली। यही सारे अनर्थों की जड़ है। बेटी, जिस जाति प्रथा पर तुम इतना गर्व करती हो, यदि तुम उसके भीतर की गंदगी को देख पाती तो तुम्हें स्वयं को ब्राह्मण कहलाने में लज्जा होने लगती। जिन अनाथ दूल्हों को तुमने केवल छोटी जाति का होने के कारण अपने मोहल्ले से निकाल दिया, अपने इस आचरण पर तुम्हें लज्जित होना पड़ता। जगतधात्री को ये चर्चा इतनी अधिक अप्रिय एवं अरुचिकर लगी कि उसे और अधिक सुनना सहन नहीं हुआ। इसलिए वो वहाँ से उठकर चुपचाप दूसरे कमरे में चली गई। उसे लगा मानो उसकी सास अपने साथ हुए किसी अत्यंत निंदनीय आचरण को दिल में छुपाते छुपाते तंग आ चुकी है और कोई अत्यंत कटु प्रसंग बाहर आने के लिए उसकी छाती को विदीर्ण करने की चेष्टा कर रहा है। अचानक ये सोचकर वो व्यथित और चिंतित हो उठी कि उसके ससुर के बहुविवाहों के साथ उसका तो कोई गहरा संबंध नहीं है। कुछ देर की चुप्पी के बाद संध्या ने पूछा, क्यों दादी, क्या हमारे हिंदू समाज में अनाचार बहुत गहराई तक घुस गया है? और क्या इस समाज को छल, कपट, ढोंग और दिखावे ने एकदम खोखला कर दिया है? ये समाज बाहर से कैसा और भीतर से कैसा है, इसके दोहरे रूप को मेरे सिवा और कौन इतनी अच्छी तरह से जानता होगा? ये कहते हुए दादी की आंखों से झरते आंसू शाम के धुंधलके में भी छिप नहीं सके और वे आंचल से अपनी आंखें पोंछती हुई बोली, बेटी, अब आजकल मेरी सोच के बारे में क्या तुम कुछ
अनुमान लगा सकती हो? जाति भेद के नाम पर मनुष्य मनुष्य में अंतर करने की प्रवृत्ति स्वार्थी और धूर्त मनुष्यों की देन है। इसमें भगवान को घसीटना मनुष्य की दूसरी बड़ी चालाकी और धूर्तता है। स्वार्थी मनुष्य एक दूसरे में भेदभाव की खाई को जितनी गहरी करता जाता है, लड़ाई झगड़े और ईर्ष्या द्वेष की प्रवृत्तियां भी उसी स्तर पर गहरी जड़ जमाती जा रही हैं। इसीलिए समाज अनेक बुराइयों का अड्डा बनता जा रहा है। इसके बाद दादी और पोती चुप हो गईं। संध्या को ये तो स्पष्ट हो गया कि उसके दादा के बहु विवाहों के कारण दादी द्वारा भोगी गई किसी विषम वेदना की स्मृति आज भी उन्हें काफी व्यथित किए हुए है। इसलिए दादी को और अधिक कुरेदना संध्या को अच्छा नहीं लगा। दादी बोली, बेटी, माँ को व्यर्थ में क्यों खिंचाती हो? जाकर ठाकुर द्वारे का काम क्यों नहीं निपटा देती? संध्या बोली, दादी चिंता मत करो, माँ अपने आप सब कर लेगी। ये कहकर वो दादी का हाथ पकड़कर उसे खींचती हुई बोली, दादी तुम्हारे ज़माने की बातों को सुनना बड़ा अच्छा लगता है, मेरे कमरे में चलकर कुछ और सुनाओ ना। ये कहती हुई संध्या दादी को अपने साथ कमरे में ले गई। तो दोस्तों, ब्राह्मण की बेटी उपन्यास जो कि शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित है, उसका भाग 5 आज यहीं तक। आगे की कथा भाग 6 में मैं आपको कल सुनाऊंगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।